जय हिंद दोस्तों, मैं राम बाबू आप सभी का इस करेंट अफेयर्स के बुलेटिन में स्वागत करता हूं। आज है 10 अप्रैल। कल 9 अप्रैल का करेंट अफेयर्स हमने तैयार नहीं कर पाया था। कल रविवार था, इसलिए वीकली करेंट अफेयर्स हमें तैयार करना पड़ा। इसलिए आज 9 और 10 का करेंट अफेयर्स हमने तैयार किया है। चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, प्रधानमंत्री मोदी ने टाइगर सेंसस 2022 जारी किया। इसके अनुसार भारत में कुल कितने बाघ हैं? तो इसके अनुसार भारत में कुल 3167 बाघ है। इससे कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट को हम देख लें। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के समय 1 अप्रैल 1973 ईस्वी में जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व से प्रोजेक्ट टाइगर को लॉन्च किया गया था। इस समय जिम कॉर्बेट से प्रोजेक्ट टाइगर को शुरू किया गया था। उस समय बाघों की कुल संख्या लगभग 268 थी। आज इस समय रिपोर्ट को 50 वर्ष पूरे हो गए हैं और यह रिपोर्ट को जारी किया गया है। इससे पहले अगर हम बात करें तो भारत में 2967 बाघ थे, लेकिन वर्तमान समय में 2023 के आंकड़ा के अनुसार वर्तमान समय 2023 में भारत में अब जो बाघों की संख्या है 3167 रह गई है। चलिए इसके कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट को हम देख लेते हैं। यह रिपोर्ट किसके द्वारा तैयार किया गया था? तो यह रिपोर्ट स्टेटस ऑफ टाइगर रिपोर्ट 2022 के द्वारा इस रिपोर्ट को तैयार किया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को प्रोजेक्ट टाइगर के 50 वर्ष पूरे होने पर यह रिपोर्ट जारी किया था। इसके कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े क्या है, इसे हम देख लें। साल 2022 में हुए जनगणना के अनुसार वर्ष 2018 के तुलना में बाघों की संख्या आबादी में 200 का इजाफा हुआ। प्रधानमंत्री मोदी जी ने विजन डॉक्यूमेंट्री जारी किया। इसके साथ साथ उन्होंने क्या कहा? पीएम मोदी ने इस मौके पर इंटरनेशनल बिग कैट एयरलाइंस व अमृतकाल का टाइगर विजन भी जारी किया। इसमें अगले 25 वर्षों में बाघ संरक्षण के लक्ष्य रखे गए हैं। इस बार नए तरीका से हुई बाघों की गिनती, इसमें क्या मुख्य इम्पोर्टेंट बातें हैं इसे देखेंगे। इस बार आधुनिक सॉफ्टवेयर कैमरे से टाइगर रिजर्व और सेंचुरी के साथ संरक्षित आरक्षित राजस्व वन व घूम रहे बाघों की गिनती किया गया। इस आंकड़े के अनुसार साथ ही बाघ के प्रत्यक्ष परमाणु के जोड़ा, यानी कि जो बाघ है उसके परमाणु के जोड़ों को जोड़ा गया। इसके तहत बाघ की यूरिन के बाद जो पेड़ों पे बाघ के यूरिन पाए गए बाद पेड़ों में उगने वाली फंगस भी प्रमाण में पाया गया। इसके अलावा है सैटेलाइट पैकिंग के साथ साथ जियो मैपिंग की गई, यानी कि सैटेलाइट जो मैपिंग किया गया था उसमें जियो मैपिंग का प्रयोग किया गया। आंकड़ों के मिलने के लिए 2 ऐप का सहारा लिया गया। इस बार एक शावक के जोड़ों को भी खोजा गया। यह 50 साल पूरा होने के बाद इस साल नए तरीका से प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन है, द्रौपदी मुर्मू ने किस फाइटर जेट से उड़ान भरी और ऐसा करने वाली वो तीसरी राष्ट्रपति बन गई? तो ये फाइटर जो जहाज़ था सुखोई 30 था, MKI था ये जहाज़। यह उड़ान 8 अप्रैल 2023 को असम के तेजपुर एयरलाइंस से स्टेशन पर सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान से किया गया। इसमें सबसे पहले APJ अब्दुल कलाम आज़ाद जा चुके हैं। इसके बाद में
वर्ष APJ अब्दुल कलाम कब गए थे? तो वर्ष 2006 में गए थे। इसके बाद प्रतिभा पाटिल जा चुकी हैं, 2009 में उड़ान भर चुकी हैं। यह उड़ान जो था ये द्रौपदी मुर्मू का 30 मिनट का ये उड़ान रहा था। इसमें उन्होंने किन किन दृश्यों को देखा, इन्हें हम ज़रा देखेंगे। इस उड़ान में उन्होंने ब्रह्मपुत्र, तेजपुर घाटी को देखा और हिमालय के दृश्यों को देखा और फिर पुनः वह धरती पर आ गई। अब सुखोई SU-13 के बारे में हम देख ले थोड़ा सा। सुखोई SU-13 के बारे में हम देख ले। यह रूसी लड़ाकू विमान है, यानी कि रूस से इस विमान को लाया गया है। यह हवा से हवा में और हवा से धरती पर मार करने वाला विमान है। यह सक्षम है, यानी कि हवा से हवा में भी मार कर सकता है और हवा से धरती पर भी ये मार कर सकता है। चलिए नेक्स्ट 3 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। सौर ऊर्जा से चलने वाली देश की पहली नाव कहाँ संचालित की गई है? तो यह केरल में की गई है। सौर ऊर्जा से चलने वाली देश की पहली नाव जो है केरल में संचालित की गई है। नाव का नाम क्या रखा गया है? तो इस नाव का नाम रखा गया है सूर्यांशु नाव। यह पर्यटक जहाज है। इसे पर्यटक जहाज के रूप में जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं हम। जहाज की विशेषता के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। यह 100 यात्रियों को ले जा सकता है। इसके निर्माण में तकरीबन 3.95 करोड़ रुपये का खर्च आया। यह डबल डेक सौर पर्यटक है नाव है। इसे श्रीलंका के एक यार्ड में बनाया गया। चलिए अब केरल के बारे में कुछ हम जान लें। तो केरल के मुख्यमंत्री कौन है? तो पिनरई विजयन। राज्यपाल कौन है? तो आरिफ मोहम्मद खान है। राजधानी कहाँ है? तो तिरुवनंतपुरम है। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी कि CRPF शौर्य दिवस यानी CRPF का शौर्य दिवस कब मनाया गया? तो ये 9 अप्रैल को मनाया गया। CRPF के बारे में अब जान ले हम। CRPF भारत का सबसे बड़ा केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल है। यह भारत सरकार के गृह मंत्रालय के तहत कार्य करता है, यानी कि इसे गृह मंत्रालय के कंट्रोल के अंतर्गत ये काम करता है। इसका गठन कब किया गया था? तो इसका गठन जो था 27 जुलाई 1939 ईस्वी में किया गया था। और इसका आदर्श वाक्य क्या रखा गया है? सेवा और वफादारी इसका आदर्श वाक्य रखा गया है। सेवा और वफादारी आदर्श वाक्य इसका रखा गया है। अब बात कर ले हम CRPF के वर्तमान महानिर्देशक कौन है? तो CRPF के वर्तमान महानिर्देशक है सुरजोए लाल थाउसेन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में हम बढ़ते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन का रहा विश्व होम्योपैथी दिवस कब मनाया जाता है? तो आप जानते हैं ये आसान सा क्वेश्चन है। 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया जाता है। अब देखिए इस दिन 10 अप्रैल 1955 ईस्वी को, यानी कि इसी दिन 10 अप्रैल 1955 ईस्वी को होम्योपैथी दवा के जनक यानी होम्योपैथी के आविष्कारक सैमुअल हैनीमैन का जन्म हुआ था। इसलिए उन्हीं के जन्म दिवस के रूप में इसे होम्योपैथी दिवस के रूप में मनाया जाता है, जो कि 10 अप्रैल को मनाया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं हम। 6 नंबर क्वेश्चन कर रहा है त्रिपुरा राज्य को किस क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार मिला है? यानी कि वर्तमान में त्रिपुरा राज्य को एक सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार मिला है। वो कौन सा पुरस्कार है और किस लिए मिला है उसे, इस बारे में देखें। नॉर्थ ईस्ट क्षेत्र में ई खरीदारी के लिए इसे ये पुरस्कार मिला है त्रिपुरा राज्य को। अब इस अवार्ड के बारे में हम देख लेते हैं। यह अवार्ड केंद्रीय वित्त मंत्रालय और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने जारी दिया। यह पुरस्कार त्रिपुरा के बिजली विभाग की सौभाग्य योजना के तहत, यानी कि कम समय में निश्चित समय में जब उसका काम पूरा हो गया था, तो ये उसी के लिए ये पुरस्कार उसे त्रिपुरा को दिया गया। त्रिपुरा सरकार ने 25,000 रुपये से अधिक के लिए, यानी त्रिपुरा सरकार ने 25,000 के अधिक खरीदारी पर ई
प्रोक्यूरमेंट को यानी कि ई प्रोक्यूरमेंट को अनिवार्य कर दिया है। अब इससे क्या फ़ायदा होगा लोगों को? इसमें बिजनेसमैन को फ़ायदा होगा, लोगों को लेन देन में आसानी होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम। अब सबसे पहले देख ले त्रिपुरा। त्रिपुरा है तो त्रिपुरा के बारे में हम जान ले। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री कौन है? तो मणिक साहा है। राजधानी कहाँ है? तो अगरतला। राज्यपाल कौन है? तो सत्यदेव नारायण आर्य है। कल भी ऐसा क्वेश्चन आया था। हर एक क्वेश्चन में किसी भी राज्य का जिक्र हो तो उस राज्य के बारे में मुख्यमंत्री और राजधानी और राज्यपाल को हम देख रहे हैं। आपसे आशा करते हैं कि ये सारी चीज़ आपको याद हो रही होगी। क्वेश्चन नंबर 7 चल रहा है। फीफा वर्ल्ड गेम्स रैंकिंग अप्रैल 2023 में भारत की रैंक क्या है? तो इसका रैंक जो है फीफा में भारत का 101 है, जो कि 2022 में 106 थी। अब बात कर लेते हैं इससे फैक्ट की। इस खेल में एशिया में भारत का यानी कि 46 देशों ने, सबसे पहले ये देखेंगे कि एशिया से कितने देश इसमें भाग लिए, तो 46 देशों ने इसमें भाग लिया। इन देशों में भारत का स्थान कितना है? तो 19वां है। और प्रथम कौन सा देश रहा? यानी कि कुल देशों की जब रैंकिंग देखा गया तो उसमें अर्जेंटीना प्रथम स्थान पर रहा। अब फीफा के बारे में हम थोड़ा सा जान ले। फीफा का फुल फॉर्म क्या होता है? फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। अब फीफा की स्थापना कब हुई? तो 21 मई 1904 ईस्वी को पेरिस फ्रांस में हुई। वर्तमान में इसका मुख्यालय कहाँ है? तो ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है। और इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो इसके वर्तमान अध्यक्ष जो है जियानी इन्फेंटिनो है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। केंद्र सरकार ने किस कमेटी के सिफारिश पर पीएनजी और सीएनजी के नए गैस मूल्य निर्धारित फार्मूले को लागू कर दिया? यानी कहने का मतलब है कि पीएनजी और सीएनजी जो गैस है इसके नए मूल्य निर्धारण किए गए हैं। ये किस कमेटी के सिफारिश पर किए गए हैं? तो ये जो कमेटी है क्रिटपरिक कमेटी है। यह कमेटी ने रिपोर्ट दिया कि इसे नया तरीका से लागू किया जाए। यह पहले 6 महीना पर इसे जारी किया जाता था, लेकिन अब यह हर एक माह इसका रेट तय किया जाएगा। इससे महत्वपूर्ण कुछ फैक्ट को हम देख लेते हैं। केंद्र सरकार ने अप्रैल 2023 में प्राकृतिक गैस पर क्रिटपरिक समिति की सिफारिश के आधार पर पीएनजी और सीएनजी के कीमतों को सीमित करने के लिए एक नए गैस मूल्य निर्धारण फार्मूले को मंजूरी दे दी है। इस फैसले से देश में सीएनजी व पीएनजी की कीमतों में 11% तक की कमी आने की संभावना जताई जा रही है। इसके तहत देश के पुराने गैस फील्डों से निकलने वाली प्राकृतिक गैस की कीमत हर महीने तय होगी। इससे यह पता लगाया जा सकता है कि अब हर महीने जब गैस के कीमत निकलेंगे तो हो सकता है कभी गैस बढ़ जाए, कभी गैस घट जाए। जब गैस की ज़्यादा निकासी होगी तो रेट घट जाएंगे, और जब कम निकासी होगी तो रेट बढ़ जाएंगे। और दूसरी बातों में आप कह सकते हैं कि जब ज़्यादा बिकेगा तो रेट महंगा हो जाएगा, और जब कम बिकेगा तो रेट सस्ता हो जाएगा। यानी कि जैसे जैसे स्टेट में स्थान पे लोगों के पास पैसा ज़्यादा होंगे तो रेट ज़्यादा हो जाएगा, और कम पैसे होंगे तो रेट सस्ता हो जाएगा। ऐसा ही यह क्रिया होता रहता है। आशा करते हैं कि यह वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। यह वीडियो यदि आप सभी को हेल्पफुल लगा होगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आगे आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। चलिए, बेस्ट ऑफ लक। फिर मिलते हैं कल। थैंक यू।